हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष सोनी। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंत्र। आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हमने स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्म्स और उस पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे वो देख लिया। ठीक है, कुछ और चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। इसको मैं नोट बोल देता हूँ। आपको अगर बोला जाए लाइन्स आर इक्वली inclined to the axis, लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस, मतलब ऐसी लाइन जो एक्सिस से कैसी इक्वली इंक्लाइंड है। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम देखें, ये सपोज करें हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हो सकता है कि लाइन इस तरह से बन जाए, ये वाली लाइन बन गई, जिसने क्या किया, यहाँ पर भी 45 का एंगल बनाया और यहाँ पर भी 45 का एंगल बनाया, तो इसको इक्वली इंक्लाइंड बोला जाएगा। या फिर ऐसे बना ले इसी के पैरेलल, तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस हुई यहाँ पर, और ये वाला एंगल 45, ये वाला भी एंगल 45। या फिर इधर कहीं बना ले, ये इस तरह से, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर भी जो एंगल है वो 45 बन जाए, ये भी एंगल 45 बन जाए। या फिर इस तरफ बन जाए, इस तरफ बना ले, तब भी वो इक्वली इंक्लाइंड रहेगी, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, मतलब दोनों एक्सिस से कैसा एंगल बनाए, इक्वल एंगल बनाए। तो हम देखेंगे अगर 45 ऐसे बन रहा है तो ये टोटल एंगल यहाँ से काउंट करेंगे तो 135 रहेगा। और अगर 45 ये इस तरह से बन रहा है, ये वाली लाइन बन रही है, तो ये कहाँ से काउंट होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में काउंट होगा, तो 45 डिग्री एंगल। तो एंगल 45 डिग्री या 135 आ रहा है, तो उसमें हमारा स्लोप की जो वैल्यू है एम की जो वैल्यू है स्लोप, वो हमारे पास आ जाएगा ±1। तो अब जब भी आपको क्वेश्चन बोला जाए कि लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो आप डायरेक्ट ही स्लोप ±1 ले सकते हैं। इक्वली इंक्लाइंड में एक कंडीशन और होती है जिसको हम देख लेते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और हमें बोला इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस में ऐसी लाइन भी बन सकती है आपकी, ये इस टाइप से, जो ओरिजिन से पास हो रही हो, ठीक है। तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड ही कहलाएगी। यहाँ पे 45 और यहाँ से 45, वाई एक्सिस के साथ भी 45, एक्स एक्सिस के साथ भी 45, तो इक्वली इंक्लाइंड। तब भी स्लोप क्या होगा, ±1 ही होगा। मतलब अगर लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड बोला है तो आप डायरेक्टली स्लोप की वैल्यू ±1 ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, हमें बोला जाए क्वेश्चन में इक्वल इंटरसेप्ट, क्या बोल दिया जाए, इक्वल इंटरसेप्ट। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट हुआ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल इंटरसेप्ट में, जैसे सपोज करिए वापस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, ये अगर x एक्सिस पर a,0 पर कट कर रही है तो y एक्सिस पर भी ये 0,a पर कट करेगी, ये इक्वल इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। या फिर x एक्सिस को इधर कट कर रही है नेगेटिव में, मतलब 0,-a पर y एक्सिस को, तो x एक्सिस को भी -a,0 पर, ठीक है, मतलब इधर नेगेटिव तो इधर। तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि स्लोप की जो वैल्यू है, ये दोनों लाइन पैरेलल ही है, स्लोप की जो वैल्यू है, मतलब एंगल 130, इंक्लिनेशन 135, तो स्लोप की वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमें इक्वल इंक्लाइन बोला है तो +-1, और इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि स्लोप -1 होगा, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ऐसा भी हो सकता है, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो अगर इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट चलेगा तो फिर सारी पॉसिबिलिटी जो अभी हमने यहाँ की, डबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये इक्वल इंटरसेप्ट कि ये ए कॉमा ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, अगर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव में कट कर रहे तो भी चलेगा, लेंथ इक्वल होनी चाहिए, मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर हमसे बोला इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला जाए तो इसका मतलब हो गया वापस से स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, पहली चीज़ तो। और इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड के, जो हमें याद रखने हैं। वैसे तो सेंट्रोइड का तो फॉर्मूला वही है जो होता है हमेशा, तो मैं लिख देता हूँ एक बार और। तो अगर हमसे बोला जाए कि एक ट्राइंगल के 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं,
एक कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 एंड x3 कॉमा y3। तो हमारे पास फर्स्ट सेंट्रोइड की बात करें, सेंट्रोइड जी से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। एंड सेकेंड इन सेंटर को I से डिनोट करेंगे, तो इन सेंटर हमारे पास होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ये हो सकता है। थर्ड सरकम सेंटर को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं अभी तक। सरकम सेंटर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, कॉमा y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। एंड लास्ट ऑर्थो सेंटर को हम h से डिनोट करेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c, कॉमा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, कहीं कहीं पर tan a इंटू tan b इंटू tan c भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। tan a प्लस tan b प्लस tan c को tan a इंटू tan b इंटू tan c लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, वैसे तो ये यूज़ नहीं आएगा, मैंने जो बताया आपको वो आएगा, या फिर अभी हमने लाइन पढ़ ली तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन के लिए वापस से हमें कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। एक लाइन सपोज हमारे पास ये है, एक और लाइन सपोज ये है, इसका एंगल हमारे पास है θ1, इसका एंगल है θ2। ठीक है, और ये दोनों के बीच का एंगल हमने ले लिया अल्फा। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर कि θ1 ये इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल हम ए बी सी मान लेंगे, ओ या ए ये बी मान लेते हैं। तो θ1 अल्फा क्या है, इंटरनल, इस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल और θ2 एक्सटर्नल है। तो θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ1 प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली कितनी होगी, θ2 माइनस θ1, बोथ साइड 10 ले लिया, तो tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो गया tan ऑफ θ2 माइनस θ1। तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास हो गई tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1। tan अल्फा tan θ2 की जो ये θ1 है, इसका स्लोप हम ले लेते हैं, ये m1 है, ये θ2 का हमने स्लोप ले लिया m2। तो θ2 की वैल्यू हो गई m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा।
अब इसमें हमें तो कुछ चीज़ें और याद रखनी, मतलब जब भी हमें पास दो लाइन के बीच का एंगल पूछा हो तो दोनों लाइन का स्लोप निकालना है, और ये एक्यूट की बात करें तो यहाँ पर लगा देंगे मॉड, ठीक है, मॉड लग जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, टेन उधर चले जाएगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट बोले तो ऐसी हो जाएगी टेन इनवर्स मॉड ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू, ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर ये लाइंस मतलब अल्फा की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब ये दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल, पैरेलल होगी तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर ये जीरो हो गया तो टेन अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई, तो एम वन इक्वल टू कितना जाएगा, एम टू, एम वन इक्वल टू एम टू इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल होगी तो। और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, इन्फाइनाइट, टेन इनवर्स इन्फाइनाइट पाई बाय टू, तो अल्फा कितना हो जाएगा, पाई बाय टू, मतलब लाइंस कैसी हो, अगर परपेंडिकुलर होगी तो एम वन इंटू एम टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस वन हो जाएगी, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आगे जाकर यूज होगी, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें मैं बोला है फाइंड दी circumcenter orthocenter circumcenter and orthocenter of the triangle whose vertices are 1, 1, 2, 2, 0, 5, इस तरह से, ठीक है। तो आपको एक ट्राइंगल प्लॉट कर लेना है, ओके। ये आपने ट्राइंगल प्लॉट कर लिया जिसमें आपके पास पॉइंट्स हैं, एक तो 1, 1 है, एक 2, 2 है, और एक पॉइंट है 0, 5, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके पास हैं। अब आपको पता लगाना है सरकमसेंटर। तो सरकमसेंटर होता क्या है, तो सरकमसेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, एक है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर से डालेगा, ऐसा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट पता लगाना है, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा 1,7/2, और इसका जो स्लोप है उसका परपेंडिकुलर स्लोप चाहिएगा आपको, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है उसका परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा, तो अभी मैंने बताया कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -1 होगी, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप सपोज हमने ले लिया m1 और इस लाइन का स्लोप हमने ले लिया m2, तो इस लाइन का स्लोप हम निकाल लेते हैं, 2 - 5 - 2 3, 0 - 2 -2, ये m1 की वैल्यू आ गई। तो दिस इम्प्लाइज m2 कितना हो जाएगा, m2 जाएगा 2/3। तो हमारे पास स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया, तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी। इसको मैं नाम देता हूँ, ये हो गया मेरे पास O, इसको नाम दे दिया D। तो हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन OD, ऑफ द लाइन OD, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, y - y1 इक्वल टू m 2/3 इंटू x - x1। तो हमारे पास 2 3 जा 6, 6y - 21 इक्वल टू 4x - 4। तो 6y - 4x -17 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब इसको दे देता हूँ मैं नाम E, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप मैं ले लेता हूँ m3 और इस लाइन का हो जाएगा m4। तो m3 और m4 आपस में कैसे परपेंडिकुलर, तो m3 इंटू m4 भी कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप हम m3 निकाल सकते हैं, तो m3 कितना आएगा, 2 - 1 1 2 तो ये आ जाएगा +1। तो इसका स्लोप आ जाएगा m4 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई -1। पॉइंट हमारे पास ई पॉइंट निकाल लेते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट 3/2, 3/2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y - 3/2
इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 3/2, तो जगह 2y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो गया 2y प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं। इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो 4x से 4x कैंसिल, कितना जाएगा 10y। इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12 और 17, तो ये हो जाएगा 29 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 29/10 और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 और 30 माइनस का, तो ये हो जाएगा +1/10। ओके, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दी 30, ओके माइनस, ठीक है +1/10। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, हमने सर्कम सेंटर पता लगा लिया। सिमिलरली अगर हमसे बोला जाए ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इसी ट्राइंगल के लिए जिसकी वर्टिसेस 1 1 2 2 एंड 0,5 है। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाए ऑर्थो सेंटर, तो यही ट्राइंगल वापस बनाता हूँ मैं। ए पॉइंट हमारे पास आ गया सपोज 1,1, बी पॉइंट है 2,2 एंड सी पॉइंट है 0,5। ठीक है, ये है पॉइंट। तो इसका स्लोप तो हमें पता ही है, हमने इसका स्लोप m1 बोल रखा है, तो m1 की वैल्यू तो हमें मिल ही गई। m1 की वैल्यू कितनी है, 5 - 2 3/2 -3/2। ठीक है, तो एल्टीट्यूड, अब यहाँ पर क्या आएगा वर्ड हमारे पास, एल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड डालना पड़ेगा। तो ये यहाँ से मैंने वर्टेक्स से क्या प्लॉट किया, ये परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड है, और एक सी से एल्टीट्यूड प्लॉट कर दिया। ठीक है, इन दोनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड का मतलब होगा कि बेस पर तो परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप -3/2 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 2/3। डिफरेंस क्या आ रहा है, पहले हमने मिड पॉइंट लिया था पॉइंट, अब ये मिड पॉइंट नहीं है, अब कहाँ से, अपोजिट वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी हमारे पास, y - 1 इक्वल टू 2/3 इंटू x - 1, 3y - 3 इक्वल टू 2x - 2, तो 3y - 2x इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमें निकालनी है, इसका स्लोप हमने देखा था m3 इक्वल टू 1, तो उसका जो परपेंडिकुलर स्लोप है m4 इक्वल टू -1 आ जाएगा, और पासिंग थ्रू 0,5, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा y - 5 इक्वल टू पासिंग स्लोप -1 इंटू x - 0, तो हमारे पास आ जाएगा y + x इक्वल टू 5। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y + 2x इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 गई, दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया हमारे पास 5y इक्वल टू 11। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 11/5, y की वैल्यू 11/5 आ गई, और ये y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 25 - 11 14/5, ऐसा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हमें एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। एल्टीट्यूड का मतलब ये हुआ कि अपोजिट वर्टेक्स से पास होगा और जो भी बेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब इसका स्लोप पता है बेस का, तो परपेंडिकुलर स्लोप मिल जाएगा। और यहाँ पर जो हमने इसके पहले किया था उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट से पास होगी और ऑर्थो सेंटर में वर्टेक्स से पास होगी, ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है, तो सपोज पॉइंट हम ले लेते हैं P, x1, y1 है, एंड लाइन L इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ax + by + c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें अगर एक ही पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेक करना है, ठीक है, सिंगल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो फिर बहुत केयरफुली चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सपोज करें हमारा ये
कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, इसमें ये लाइन मैंने कुछ इस तरह से प्लॉट कर दी, ये लाइन प्लॉट कर दी इस तरह से, ये लाइन की इक्वेशन हो गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, और हमें चेक करना है इस पॉइंट की पोजीशन। ठीक है, तो पॉइंट की पोजीशन चेक करने के लिए सबसे पहले अगर आपको वर्टिकली चेक करना है, आपको ऐसे चेक करना है कि ये लाइन के ऊपर है या नीचे है। ठीक है, मतलब लाइन है ये, इसके ऊपर की तरफ पॉइंट है या नीचे की तरफ है, ये चेक करना है ना। दो पॉइंट नहीं, दो पॉइंट नहीं है हमारे पास, एक ही पॉइंट है। तो अगर ये पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है, पी सपोज करें यहाँ पर x1, y1, तो क्या कंडीशन होगी, या फिर ये नीचे है तो क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहले जब भी हमें ऊपर या नीचे चेक करना हो कि ऊपर है पॉइंट या नीचे है ना, बिलो दी लाइन और अबोव दी लाइन, तो सबसे पहले b को पॉजिटिव करना पड़ेगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर b को पॉजिटिव करो, फिर पॉइंट पुट कर दो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये अगर ग्रेटर देन 0 आए तो अबोव दी लाइन। ठीक है, और अगर नेगेटिव आ गया तो फिर हमारे पास आ जाएगा बिलो द लाइन। ठीक है, आपको अगर लेफ्ट राइट चेक करना है कि लाइन के लेफ्ट में पॉइंट है या राइट में पॉइंट है ना, लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है, तो हमारे पास आंसर आएगा सबसे पहले हमें ए को पॉजिटिव करना पड़ेगा, मतलब एक्स के साथ में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्स के साथ में देखना चाहेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट पुट करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस सी, सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस सी ग्रेटर देन 0 आ गया तो राइट आ जाएगा, राइट साइड ऑफ द लाइन, और ax1 प्लस by1 प्लस सी लेस देन 0 आ गया तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन, लाइन के लेफ्ट साइड में चले जाए, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बिना एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करे आप नहीं चेक करोगे। अगर आपको अबव बिलो चेक करना है तो पहले वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव करोगे, फिर पॉजिटिव आता है तो अबव, नेगेटिव आता है तो बिलो। अगर लेफ्ट राइट चेक करना है तो पहले एक्स का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करो, फिर पॉइंट पुट करो, फिर लेफ्ट राइट चेक करोगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हो सकता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect position of 2 points a x1 y1 and b x2 y2 with respect to a line। ठीक है, 2 पॉइंट्स की पोजीशन चेक करनी है, तो 2 पॉइंट की पोजीशन चेक करने के लिए ये लाइन बना लो डायरेक्टली, इसमें तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट सपोज इधर आ गया आपका x1 y1 लाइन के, और एक पॉइंट इधर आ गया x2 y2, मतलब अपोजिट साइड। ठीक है, और ये लाइन आपकी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्ट इसमें पॉइंट पुट कर दो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, क्या जाएगा, लेस देन 0 अगर अपोजिट साइड है। और अगर दोनों पॉइंट सेम साइड है, पी x1 वाई वन सॉरी ए, और जो b है x2 y2, ये दोनों ही लाइन के सेम साइड है या फिर इस तरफ है दोनों, तो हमारे पास आएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बोला है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, दोनों पॉइंट्स पुट कर दोगे। अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाता है, मतलब एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव आंसर आता है तो अपोजिट साइड है, दोनों से सेम साइन आता है तो फिर क्या है, सेम साइड है दोनों पॉइंट। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है
पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू लाइंस। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू लाइन, तो मतलब लाइन के किस तरफ है वो पूछा जाए, तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट प्लॉटिंग करनी पड़ती है। हमें ये बोला जाएगा कि पॉइंट एक्यूट एंगल की तरफ है या ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ है, तो लाइन को एग्जैक्टली प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइंस को एग्जैक्टली प्लॉट कर दें और हम बोले कि ये एक्यूट यहाँ पर है। ठीक है, तो पॉइंट अगर एक्यूट एंगल ये है तो पॉइंट यहाँ होना चाहिए। यहाँ होने का मतलब है कि इस पॉइंट के तो बिलो होना चाहिए, इस पॉइंट के अबो, तो दोनों में क्या करोगे, एग्जैक्टली प्लॉटिंग कर दी और दोनों में y का कोफिशिएंट जो b है वो पॉजिटिव कर दोगे। इस वाली लाइन के बिलो होना चाहिए और इस वाली लाइन के अबो होना चाहिए। तो ये वाली लाइन सपोज हम ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये वाली लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाएगा x1 y1। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर पुट करूँगा, b1 और b2 दोनों को पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद पॉइंट पुट किया तो इसको मैं नेगेटिव रख दूंगा, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 को तो लेस देन, क्योंकि इससे नीचे होना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए पॉइंट, और a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 ग्रेटर देन 0, इससे ऊपर चाहिए अगर मुझे एग्जैक्टली इस तरफ पॉइंट चाहिए। कितनी बार हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का रहता है, हमें देखना रहता है कि एग्जैक्टली किस तरफ पॉइंट चाहिए, तो हमने बोला यहाँ पर चाहिए, तो इस लाइन से बिलो, इस लाइन से अबो, तो वो इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा condition for a point inside the triangle। condition for a point inside the triangle, अगर कोई पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है ये देखना है। ठीक है, तो ये a, ये b, ये c, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये पॉइंट x3 y3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि एक कोई पॉइंट हमने पी लिया है h के। ठीक है, ये एग्जैक्टली कहाँ होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। तो इनसाइड होने के लिए सबसे पहले तो हमें ये लाइन पता लगानी पड़ेगी। सपोज a के अपोजिट लाइन को मैं बोल लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। b के अपोजिट को मैंने बोल दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन हो गई a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमें पता लगाना है कि हमें एक कंडीशन पता लगानी है जिसके लिए ये पॉइंट क्या हो, इनसाइड दी ट्राइंगल। तो हमने बोला कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के, ठीक है, कैसा है, इस तरफ है, और ये वाला पॉइंट भी क्या है, इस तरफ है। मतलब h के और x3 y3 इस लाइन के क्या है, सेम साइड है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये h के और x3 y3 दोनों ही इस लाइन के इस तरफ होने चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरफ चले गया तो ट्राइंगल से बाहर हो जाएगा। हमें ट्राइंगल के अंदर चाहिए, तो h के और x3 y3 सेम साइड होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा a3 x3 प्लस b3 y3 प्लस c3 इंटू a3h प्लस b3k प्लस c3 इज ग्रेटर देन 0। मतलब h k पुट करूँ यहाँ पर और x3 y3 पुट करूँ, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। ये इक्वेशन 1 हो गई। और अगर मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम साइड, h k भी इधर, x1 y1 भी इधर। तो इसके लिए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये h k यहाँ आ गया तो इस लाइन के तो दोनों सेम साइड है, बट इस लाइन के कैसे हो गए, अपोजिट, तो ट्राइंगल से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इंटू a1h प्लस b1k प्लस c1, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये इक्वेशन 2 गई। और इधर देखें, ये वाली चीज के लिए, सॉरी, इसके लिए देखें
तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के सेम साइड होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इंटू a2h प्लस b2k प्लस c2 ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। और हमें करना है 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, मतलब पहला तरीका तो ये हो गया कि आप क्या करो, जो भी पॉइंट आपको ट्रायंगल के अंदर रखना है उसके लिए पहले तो ये लाइन पता लगाओ। लाइन पता लगा के ये पॉइंट और ये जो उसकी अपोजिट वर्टेक्स है वो दोनों पुट कर ग्रेटर देन 0। दूसरे के लिए भी यही और तीसरे के लिए भी यही कर दो, तीनों का इंटरसेक्शन कर लो, मतलब इसके भी सेम साइड, इसके भी सेम साइड और इसके भी सेम साइड, तो बीच में ही रहेगा फिर। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया आपके पास कि आप एग्जैक्टली चीज़ें पता लगाओ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। कोई भी आपको ट्राइंगल दिया है ना, कोई भी ट्राइंगल दिया XYZ, इस तरह का एक क्वेश्चन कर लेंगे हम। अभी हम टेंटेटिव समझ लेते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल दिया है तो आप उसको एग्जैक्टली प्लॉट कर दो। जैसे ये प्लॉटिंग कर दी, सपोज इस तरह से कुछ हो गया, ये प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद देखो ट्राइंगल कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो और हमें जो पॉइंट दिया है उसका लोकस पता लगाना रहेगा, मतलब वो भी किसी ना किसी एक लाइन पर हो रहा होगा, वो पता लगानी रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास सपोज x1 y1, ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2 और ये पॉइंट हो जाएगा x3 y3। तो हमने बोला कि ये जो भी पॉइंट है वो ऐसे जाएगा। एग्जैक्टली प्लॉटिंग करेंगे तो हमें दिख जाएगा किन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सपोज करें एक इसको करा है और इसको करा, तो ये वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट और बी पॉइंट पता लगा लेंगे हम। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट होगा मूविंग पॉइंट होगा, हमें ये पता लगाना कि ये पॉइंट किस लाइन पर लाई कर रहा है, वो लाइन प्लॉट कर देंगे। ठीक है, वो लाइन प्लॉट करने के बाद में मतलब ऐसा पॉइंट होगा, वो वेरिएबल पॉइंट होगा, तो उससे हम लाइन की इक्वेशन पता लगा लेंगे, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो जिन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो ए और बी पॉइंट आ जाएंगे। तो इसका सपोज करें ये पॉइंट h के है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ यहाँ पर a1 b1 और इसका ले लेता हूँ a2 b2। तो हमारे पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा कि h बिटवीन a1 a2 और k बिटवीन b1 b2। k जो है b1 और b2 के बीच में होगा और a जो है h जो है वो a1 और a2 के बीच में होगा। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक्जैक्टली सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको समझ में जाएगा। तो ट्रायंगल के इनसाइड पॉइंट होने के दो तरीके हो गए। एक तो ये कि आप ट्रायंगल को एक्जैक्टली जो भी लाइंस दी उसको एक्जैक्टली प्लॉट करो। एक्जैक्टली प्लॉट करके जो भी वेरिएबल पॉइंट दिया है उसकी वो कौन सी लाइन का पॉइंट है वो पता लगाकर लाइन प्लॉट कर लो। वो किन्हीं भी दो लाइन को दो पॉइंट पर कट करेगी, वहां से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता लगा लो। आप एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में रख दो या फिर वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रख दो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यही तरीका है इसको सॉल्व करने। तो ये हमारा है पोजीशन ऑफ पॉइंट। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेट सपोज सबको ऐसा बोला हुआ है यहाँ पर, फाइंड दी range of h if h comma h plus 1 lies h comma h plus 1 lies inside the triangle formed by the lines x plus y plus 2 equal to 0, x equal to y and x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इन तीनों लाइन से बनने वाले ट्राइंगल के बीच में अगर h कॉमा h प्लस 1 लाई कर रहा है तो हमें h की रेंज बतानी। तो सबसे पहला काम आप ट्राइंगल में क्या करोगे, इसमें प्लॉट करोगे सबसे पहले इसको कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो एग्जैक्टली प्लॉटिंग करते हैं हम। x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2,
तो x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू -2 आएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। तो ये हो गया सपोज 0, -2, और ये हो गया -2, 0। ये वाली लाइन हमने प्लॉट कर दी, ठीक है, ऐसी कुछ हो गई मान लो, ठीक है। फिर हमें ये वाली लाइन निकालनी, ये वाली लाइन हो गई y = x, तो ये ओरिजिन से पास होगी, तो ये सेकंड लाइन प्लॉट कर दी हमने, ये वाली लाइन भी प्लॉट होगी। थर्ड लाइन है हमारी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3/2, ठीक है, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। तो 3/2 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगी सपोज, तो ये हो गया 0, 3/2, और एक और आ गई हमारे पास 3, ये हो गई 3, 0। इससे भी एक लाइन प्लॉट कर देते हैं, तो एक लाइन इससे प्लॉट की सपोज, ये यहाँ से जा रही है ना, ऐसा मान लो, ठीक है। और हमें समझ में आ रहा है कि आगे जाके ये लाइनें कट करेगी, ठीक है, ये लाइनें आगे जाकर कहीं पर कट करेगी, तो ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल इस तरफ का ही बन जाएगा, ऐसा हम मान लेते हैं ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली प्लॉटिंग करनी पड़ेगी बस। फिर अब हमें ये देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को आप एक्स ले लो, लोकस पता लगा रहे हैं, और इसको वाई ले लो, तो आपके पास आ जाएगा x = h और y = h+1, तो आपके पास लाइन हो गई y = x+1, ये वाली लाइन हो गई। अब y = x+1 लाइन हो गई, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं पर, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो यहाँ पर कहीं पर आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको दोनों को प्लॉट करें तो हम देखेंगे ये लाइन कहाँ कट कर रही है, ऐसी कुछ है, ऐसी कुछ जा रही है, तो ये एक बार इस लाइन को कट कर रही है और इस लाइन को कट कर रही है एग्जैक्टली। तो ये वाली लाइन कौन सी है, तो हमें पता है कि ये जो लाइन है ये वाली 3/2 वाली, ये है x + 2y - 3 = 0 वाली, और ये वाली लाइन है हमारे पास x + y = 2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर लो, हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगाना है। तो ये वाली लाइन तो ये रही, और ये वाली लाइन ये, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ से y की वैल्यू x+1 यहाँ पुट कर दी, तो हो जाएगा 2x = -3, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -3/2, x की वैल्यू हमने यहाँ पर -3/2 पुट कर दी, x की वैल्यू -3/2 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है दूसरा, इस वाले के साथ, यहाँ से y की वैल्यू x+1 पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x + 2, तो हो जाएगा 3x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1/3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो आप इस पॉइंट को, जो भी h पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर h, उसको इन दोनों के x कोऑर्डिनेट के बीच में रख दो, -3/2 to 1/3, ये आंसर हो गया, h की रेंज हो गई। या फिर आप जो h+1 है उसको y कोऑर्डिनेट के बीच में रख दो, -1/2, 4/3, ऐसा कर लो, तब भी h की वैल्यू आएगी आपके पास -3/2, 1/3, तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप x कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर सकते हो y कोऑर्डिनेट से। इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि आपको ट्राइंगल एग्जैक्टली प्लॉट करना है, जो भी पॉइंट का आपको रेंज लोकस पता लगाना है, जिस भी पॉइंट, उसका पहले लोकस पता लगाओगे, वो स्ट्रेट लाइन है कि उस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर जिन भी दो जगह पर कट कर रही है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के इसके x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दोगे, x कोऑर्डिनेट के बीच में रख दोगे, या फिर y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बीच में रख दोगे, तो आपके पास पोजीशन ऑफ पॉइंट h, h+1 जैसे हमने निकाली वो आ जाएगी, ठीक है। तो ट्राइंगल के क्वेश्चन इस तरह से होंगे। ओके, होप ये क्लियर हुआ हो।